हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इसकी मेन रूप से टॉपिक की शुरुआत है वो है किसी गोली अवतल पृष्ठ गोली उत्तल पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन का सूत्र का मतलब ये है कि इसमें जो गोली पृष्ठ होगा वो कांच का होगा, तो कांच का मतलब विरल से किरण सघन माध्यम में कांच में जाएगी तो अपवर्तित होगी, तो इसके अपवर्तन का सूत्र पढ़ेंगे। अपवर्तन के सूत्र का मतलब ये है कि उससे जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु सामने रखी रहेगी तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, कांच के अपवर्तनांक तथा उस अवतल पृष्ठ जो गोलीय अवतल पृष्ठ होता है उसकी वक्रता त्रिज्या में रिलेशन का फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक, तो आज का हमारा ये टॉपिक है, तो हम दो फार्मूला डिराइव करेंगे, अवतल पृष्ठ के लिए, उत्तल पृष्ठ के लिए। ठीक, तो पहले हम कुछ लिख लेते हैं कि जो अवतल पृष्ठ किसका भाग होता है, किसे अवतल पृष्ठ कहते हैं, इसे उत्तल पृष्ठ कहते हैं। हालांकि आप लोग जानते हैं अगर कोई गोली पृष्ठ है, अगर बाई मतलब जो अवतल पृष्ठ गोली पृष्ठ जो होता है वो कांच के बड़े गोले का एक छोटा सा भाग होता है और उसके गोले का जो केंद्र होता है उसका वक्रता केंद्र होगा जो सी से दिखाएंगे। उसकी जो त्रिज्या होगी गोले की वही वक्रतल का वक्रता त्रिज्या होगी जिसको कैपिटल आर से दिखाएंगे। ठीक है, और वक्रता केंद्र से वक्रतल पे कोई भी रेज अगर मिलाएंगे तो वक्रतल पे लंब पड़ेगी, यानी उसमें अपवर्तन अगर होगा तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। और सामने से देखने पे अगर कोई चीज दबा हुआ है अवतल वक्र पृष्ठ, अगर उभरा हुआ है तो उत्तल वक्र पृष्ठ होता है। तो इसी बात को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि कोई वक्रतल किसी बड़े गोले का छोटा भाग होता है। नोट में इसे करके लिख लेते हैं कि कोई वक्रतल किसी बड़े गोले का छोटा सा भाग होता है। बड़े गोले का भाग होता है, जैसे हमने दर्पण में बताया था, है ना, भाग माना जा सकता या होता है। इस गोले के केंद्र को इस गोले के केंद्र को वक्रतल का वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र सी कहते हैं। इस गोले के केंद्र को वक्रतल का वक्रता केंद्र सी कहते हैं और इस गोले के त्रिज्या को, है ना, तथा इसकी त्रिज्या को वक्रतल की वक्रता त्रिज्या कहते हैं तथा इसकी त्रिज्या को वक्रतल की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को तल के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा जो होती है, यानी कि वक्रता केंद्र को तल के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा जो है वक्रतल पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। सेंटर से कोई भी रे अगर पास होगी तो वो वक्रतल पर क्या होगी, लंब होगी, है ना, जैसे दर्पण पे भी लंब होती है। तो वक्रतल दो प्रकार के होते हैं, तो वक्रतल दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल वक्रतल, है ना, अवतल वक्रतल। अवतल वक्रतल दूसरा होता है, यानी इसको वक्रतल क्या, अवतल अपवर्तक तल कहते हैं, है ना, वक्रतल या इसी को हम लोग अपवर्तक तल भी कहते हैं।
अवतल वक्रतल या अपवर्तक तल जो होता है, यानी कि अगर बाईं ओर से देखने पर अगर वो दबा हुआ प्रतीत हो, कहने का मतलब यदि कोई वक्रतल, यानी यदि कोई वक्रतल है ना, बाईं ओर से देखने पर, बाईं ओर से देखने पर दबा हुआ प्रतीत हो, दबा प्रतीत हो, दबा हुआ प्रतीत हो, तो उसे अवतल अपवर्तक तल कहते हैं, अवतल अपवर्तक तल कहते हैं, है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि ये गोला होता है इस तरह से, तो ये देखिए बाईं ओर से देखने पे कैसा अंदर दबा हुआ, ये इसका सेंटर होता है, यहाँ से इसे आर कहते हैं, बाईं तरफ नापेंगे तो पॉजिटिव, और इसका जो वक्रतल का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसे पी यानी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसका ध्रुव कहते हैं। हमने चिन्ह लेंस में भी अभी आगे पढ़ाएंगे, लेकिन हमने चिन्ह परिपाटी तो बता ही दिया है। तो आप जानते हैं कि सारी दूरियां अभी वक्रतल के ध्रुव से नापी जाएंगी। तो बाएं नापेंगे ऋण, दाएं नापेंगे धन, यानी आपतित किरण के डायरेक्शन में प्लस, विपरीत डायरेक्शन में माइनस। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। गोलीय अवतल पृष्ठ या तल, तल पृष्ठ एक ही बात का अपवर्तन का सूत्र। चलिए, अब दूसरा है, दूसरा क्या है, उत्तल अपवर्तक तल। दूसरा है उत्तल अपवर्तक तल, उत्तल अपवर्तक तल, है ना। वह वक्रतल, वह वक्रतल जो हमेशा बाईं तरफ से देखना, बाईं तरफ से देखने पर कैसा लगा, उभरा हुआ प्रतीत हो, यानी देखने पर प्रतीत हो, है ना। वह वक्रतल जो बाईं तरफ से देखने पे कैसा लगे, उभरा प्रतीत हो, उत्तल अपवर्तक तल कहलाता, उत्तल अपवर्तक तल कहलाता है ना। यानी कि ऐसे इसके सेंटर को P कहते हैं, इसके मध्य बिंदु को, और ये प्लस R है यहाँ से, ठीक है। अब चलिए, अब इन्हीं दोनों के अपवर्तक, उत्तल अपवर्तक तल और अवतल अपवर्तक तल के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, वही चीज अब चलते हैं, डेरिवेशन करेंगे। दो डेरिवेशन है, तो हेडिंग रहेगी गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, है ना। तो हेडिंग है गोलीय अपवर्तल पृष्ठ पर, गोलीय अपवर्तक तल या पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। तो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर या तल पर अपवर्तन का सूत्र, तो इसमें एक मानेंगे कि एक अपवर्तक तल है ना, जिसका अपवर्तनांक n2 रहेगा और एयर का अपवर्तनांक n1 रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एज्यूम्शन तो लेना ही लेना है, इसको प्रूफ करने में एज्यूम्शन आएगा। इसे दो तरह से प्रूफ किया जा सकता है, एक tan थीटा, है ना,
और जैसे लंब बटे आधार, और एक सूत्र आप जानते हैं कि जब एंगल रेडियन में होते हैं तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से भी इसको हम देखेंगे। तो हम दोनों तरीका बताएंगे, आप जैसा समझें वैसा कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक मान लेते हैं कि एपीबी जो है, आप एपीबी न्यूज आता है उसी तरह नाम रख देते हैं एपीबी। क्या नाम है कि एक अपवर्तक तल है, गोली अपवर्तक, सॉरी गोली अपवर्तक तल पृष्ठ पर ना, अवतल पृष्ठ पर है जी, सॉरी, गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, अपवर्तक लिख लिया, सॉरी, गोली जो है अवतल पृष्ठ पर, या उसी को गोली अवतल अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, चाहे तो एक लाइन यहां बढ़ा सकते हैं, गोली अवतल अपवर्तक पृष्ठ, यहाँ पे चाहे तो एक अक्षर और लिख सकते हैं अपवर्तक, या तो रहने दीजिए, ठीक है। तो इसमें मानेंगे कि एक गोली अपवर्तक पृष्ठ है एपीबी, ऐसे नाम रख दे रहे हैं, पी इसलिए उसका सेंटर है, ये है, ठीक है। ए है इसका सेंटर है जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, पी बी, या ए बी जो है अपवर्तक अवतल पृष्ठ है जिसका मिड पॉइंट क्या है, पी, जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, ठीक। और कहने का मतलब है कि इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं, इधर वाली चीज जो है ये पूरा, ये जो है पूरा कांच है, ये क्या है, कांच है, और जिसका अपवर्तनांक जो है n2 है ना। और इसका जो वक्रतल है, जो इसकी वक्रता त्रिज्या r रहेगी, और इसका सेंटर जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे C है, और वक्रता त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, वो r ले लेते हैं, वो माइनस में रहेगी, आप जानते हैं क्योंकि बाएं ना की गई, ठीक है। सारी दूरियां हम लोग देख लेंगे अभी क्या है ना, तो उसे चिन्ह के साथ ही रखना है, ठीक। तो अब क्या है कि इसका जो अक्ष होता है, कहने का मतलब अक्ष क्या होगा, जो सेंटर से और इसके मिड पॉइंट यानी ध्रुव से सी से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसका अक्ष कहलाता है ना, जिसको मुख अक्ष भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, अक्ष होता है, तो ये क्या है, अक्ष है, ठीक। तो ये इसका अक्ष है, ये इसका सेंटर है। अब इसी अक्ष पर कोई बिंदुवत वस्तु मान लेते हैं ओ रखी हुई है, बिंदुवत वस्तु ओ, ठीक है, क्या रखी हुई, बिंदुवत वस्तु ओ है। अब वहां से किरण चलेगी, कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणें होना जरूरी है, ठीक है। अब चलिए, बिंदुवत वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, ये एयर है, वायु है, और जिसका अपवर्तनांक क्या है, n1। अब यहां से रे चलेगी, ठीक। तो रे जब चलेगी, अब मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक। और यहां पे एक अभिलंब खींच देते हैं, चलिए अभिलंब, तो जाहिर सी बात है यहाँ पृष्ठ पर जो है एक अभिलंब ले लेते हैं, जिसको सी से होकर जो पास करेगी वो क्या होगी, इस पे अभिलंब होती है, जो लाइन सी से होकर पास करती है वो क्या होती है, इस पे अभिलंब होती है, सी एन मान लेते हैं, चलिए। अब जाहिर सी बात है जब रेस आपका वाई से सघन में जाती है तो जानते हैं अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो थोड़ा सा अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही थी लेकिन हो जाएगी इस डायरेक्शन में। और इसको जब हम पीछे बढ़ाते हैं, ठीक, तो इसका एक प्रतिबिंब यहां बन जाता है आभासी, ठीक है। रेस तो चली गई उधर,
लेकिन उसी के डायरेक्शन में जब हम पीछे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़िया बनाएंगे, है ना। अभिलंब की ओर झुकती, अगर ये विरल होता तो अभिलंब से दूर हट जाती, तो ये पीछे आएगी। इसको पीछे बढ़ाएंगे, वहां से देखने पता चलेगा रेज यहाँ से आ रही है, तो यहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता। और ये तो सी से कोई भी रेखा पास होती है तब विलंब उस पर लंब होती है। ये मान लेते हैं पॉइंट क्या है, एम। ठीक, ये ठीक है। अब देखिए एक चीज और है कि यहाँ पे एंगल की बात करें तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है इसको हम लोग आई कहते हैं। अपवर्तित किरण ये जो है ये ऐसे आई थोड़ा सा और इधर चली गई, और इनके बीच जो कोण बनता है वो होता है आर। ये कौन सा कोण होता है, आर। ठीक, इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो आप फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे अच्छे से बनाएंगे तो यहाँ आर लिख देंगे, तो ये अपवर्तन कोण होता है। ये कांच है, तो ये क्या है, आर है, अपवर्तन कोण है। ठीक, और यहां पे क्या है कि ये वक्ता त्रिज्या है यहां से यहां तक, और वस्तु यहां से जो है मुख्य ये क्या कहते हैं इसको, ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी है और वस्तु की दूरी है उसे u से, और जो प्रतिबिंब की दूरी है उसे v से दिखाते हैं। ठीक, अब देखिए मुख अक्ष के साथ, कहने का मतलब यह होता है कि सीएन जो रेखा है यहाँ पे, ये तो उस पे लंब है ही है। अब जो है OM, EMI और CN, ये मुख अक्ष के साथ जो है ना, OI तथा C बिंदु पर मुख अक्ष के साथ जो कोण बनते हैं उसको कैसे क्या लेते हैं, इसको हम क्रमशः अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं, इसको गामा ले लेते हैं। ठीक, देखिए यहां पर एक लंब भी डाला जा सकता है, तो हम लंब नहीं डाल रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे CN लंब डाल सकते हैं। अभी बताएंगे कि हम क्यों नहीं डाल रहे हैं। आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, दोनों बात है, हम दोनों से निकाल लेंगे। जब हम इसको डिराइव करेंगे तो हम दोनों कंडीशन बताएंगे, क्योंकि किताबों पे यहाँ पे एक लंब डाला हुआ है। ठीक है, मैं MN या MP डैश कुछ भी डाला हुआ है, बाद में जब हम कंजम्पशन लेंगे यहाँ पे, यानी कि इसमें एक मानेंगे कि M P के निकट हो, या हम कहेंगे कि अवतल पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो, या जो पाक्षिक किरणों के लिए पैराक्सियल रेज के लिए, क्योंकि ये जो हमने अपवर्तन का फार्मूला डिराइव करना है ये पैराक्सियल रेज के लिए करना, मतलब वो जो अक्ष के करीब से होकर जाए, अक्ष से दूरी ज्यादा अल्फा बीटा गामा कोण पे ना जाए, बल्कि इससे करीब होके जाए। ठीक है, उसके लिए फार्मूला ट्रू होता है। तो ये हमारा ये डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें कुछ छूटा नहीं है, सारी चीजें हो ही गई हैं। तो इस डायग्राम को आप बना लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किताबों में दे भी रखा होगा, और इसके बारे में हम कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि क्या क्या हमने किया है, मतलब परीक्षा में आएगा तो हम क्या क्या लिखेंगे। ठीक है,
तो चलिए हम इधर की चीज़ें जो है आप मिटा देते हैं लिखने के लिए, क्योंकि फिगर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लिखने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक, तो इसमें मानेंगे कि माना APB एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ है। अब लिखेंगे कि माना APB एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ है ना, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, n2 है। ठीक, तथा वक्रतल की, अब मानेंगे कि वक्रतल की वक्रता त्रिज्या तथा वक्र तल की वक्रता त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। ठीक, तल के अक्ष पर, अक्ष क्या है, जो P से होके जाएगा ना, पृष्ठ के या तल के अक्ष पर बिंदुवत वस्तु O से चलने वाली प्रकाश किरण, चलने वाली क्या है, चलने वाली प्रकाश किरण तल के यम बिंदु पर आपतित होती है। कहाँ पे आपतित है, तल, हाँ, तल के यम बिंदु पर आपतित होती। कहाँ पे आपतित होती है, फिगर में स्पष्ट है, यम बिंदु पर आपतित होती है। ठीक है, यह बिंदु तल के ध्रुव, यह बिंदु जो है तल का जो ध्रुव है P के अत्यंत निकट है। ये हम मानेंगे, भी लास्ट में एजम्पशन हमारा यही है, हम ये मान के चलेंगे कि यम जो है P के अत्यंत निकट है। हालांकि हम अभी क्या लिखें, बाद में मानेंगे तो लिखेंगे ना कि ये ध्रुव P के अत्यंत निकट है। ठीक है, अब देखिए CM या CN कह लीजिए, CM या CN वहीं पे जा रही है ना, तो चलिए CN या CN ही मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि जो CM रेखा है यम बिंदु पर अभिलंब है। क्यों, क्योंकि C से पास हो रही है। कहते हैं ना कि तल के वक्रता के से और तल पे किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस पे अभिलंब होती है। ठीक, तो लिखेंगे कि CN रेखा जो है बिंदु यम पर क्या है, अभिलंब है। यह जंक्शन है कि हम ये उपाक्षी किरणों के लिए, पैराक्सियल रेज के लिए हम ऐसा करेंगे, या ये हम मान सकते हैं कि यम बहुत P के करीब है, यानी ये इतना बड़ा है, ये जो अवतल पृष्ठ है बहुत छोटा है, हम दिखाने के लिए कोई चीज़ स्पष्ट करने के लिए बड़ा लेते हैं। ठीक है, क्या है, अभिलंब है। यह किरण अब जो है वो किरण क्या होती है, अपवर्तन के बाद क्या होती है, अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, क्योंकि विरल से सघन में जा रही है। हम लिखेंगे कि यह किरण अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुकती है, क्योंकि वो सघन, विरल से सघन में जा रही है। कहाँ से, ये जा रही है विरल से सघन में जब जाती है तो आप जानते हैं कि वो क्या होती है, झुक जाती है। ठीक है, तो इसीलिए वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब उसे हम पीछे बढ़ाएंगे, हमने बढ़ाया है तो लगेगा कि वो आई बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना, तथा पीछे बढ़ाने पर बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होती है।
तो बिंदु I पर बिंदुवत वस्तु O का क्या है, यानी कि I वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। अतः I बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब होगा, क्योंकि आती हुई प्रतीत हो रहा है ना, तो इसलिए आभासी प्रतिबिंब है। आपतन कोण अपवर्तन कोण क्या है, R है, अरे I और R है। आपतन कोण आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण क्या है, क्रमशः I व r। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिगर क्योंकि लास्ट तक रहना जरूरी, क्योंकि इसी को देख करके हमें ड्राइव करना है। तो आप एक बार पूरा फिगर ले लिए हैं, जब आप नोट बनाएंगे, अब दूसरी बार स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये भी साथ में आएगा, तो इसको तो हमें लेना नहीं है, ये आप कॉपी पे बढ़िया से नोट कर लीजिए। या आप फिगर बनाना समझ गए हैं तो खुद से आप लिखिए कि एक अवतल पृष्ठ है अपवर्तक, जिसका ध्रुव P है, वक्रता त्रिज्या R है, वक्रता केंद्र C है, इसके अक्ष पर बिंदुवत वस्तु O है, जहां से चलने वाली प्रकाश किरण इसके अवतल पृष्ठ के यम पर आपतित होती है। अपवर्तन के बाद यह विलंब की ओर झुक जाती है, जिसे बढ़ाने पर वो I से आती हुई प्रतीत होती है। I जो है इसका आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। और CN रेखा जो है इस पे लंब है, तो पहले ये लंब की ओर झुकेगी क्योंकि इस विरल से सघन में आती है। इसका अपवर्तनांक हमने लिखा था कि N2 है, और Y का अपवर्तनांक हमने N1 माना है, यानी कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक, जिसको हम लोग Y कहते हैं, बाद में इसको 1 ले लेंगे, अपवर्तनांक N1 है। ठीक, तो वो तो लिखने वाली बात है। अब आप फिगर समझ गए हैं, तो अब क्या है, O I और C बिंदु पर जो है मुख्य अक्ष से बना हुआ कोण क्या है, O I तथा C बिंदु पाँच के साथ जो बने कोण है क्रमशः अल्फा बीटा गामा होंगे, यही अभी लिखना है। ठीक है, चलिए, तो आपका फिगर बहुत सही बनना चाहिए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी का मतलब है कि आप इसको देख करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां ध्रुव से जो है, आप ध्रुव से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः क्या है, U तथा V है, यह आप लिख सकते हैं। देखिए U और V है, ठीक है। यम बिंदु जो है P के निकट मानेंगे, तो ये चीज तो है। अब यहाँ पे अभी हम एजुम्पशन लेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे कि बिंदु O I तथा C बिंदु पर, O I तथा C बिंदु पर अक्ष के साथ बने कोण क्रमशः क्या है, अल्फा बीटा व गामा है, अल्फा बीटा वो गामा है, ठीक है, अल्फा बीटा वो गामा है। अब देखिए यहाँ पे, अभी तो हम सब कुछ करेंगे, एजम्पशन बाद में लेंगे, तो उसे पहले लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये भी डिराइव कर सकते हैं, ये दूरियां VU है, शुरू में लिख सकते हैं, जैसे भी लिखना हो। आपके सामने स्पष्ट है यहाँ पे कि एक APB एक अपवर्तक अवतल पृष्ठ है, इसका ध्रुव P, वक्रता त्रिज्या R, वक्रता केंद्र C है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं कि इस CN जो है इस बिंदु M पर क्या है, अभिलंब है, लंब है।
फिर कहेंगे कि बिंदु इसके अक्ष पर एक वस्तु रखी है जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण यम पे आपतित होती है और अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसे बढ़ाने पर वह आई बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अतः आई ओ बिंदु का आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, फिर वो आप वहां पे लिखेंगे कि आई और आर आपतन अपवर्तन कोण है। फिर आप लिखेंगे कि ओ आई और सी बिंदु पे अक्ष के साथ बने कोण अल्फा बीटा गामा है। ठीक, वही जो हमने अभी लिखा है। ठीक है, और ध्रुव से प्रतिबिंब और वस्तु की दूरियां जो है वी यू है चित्र में प्रदर्शित है। ये सारी चीज देख करके आप लिख सकते हैं। ये अभिलंब क्यों मुड़ी आप जानते हैं, विरल से सघन में जा रही है। विरल का अपवर्तनांक लिख देंगे आप n1 और सघन माध्यम का अपवर्तनांक लिख देंगे आप n2। कोई सीरियल नहीं है, कोई भी कहीं मतलब प्रदर्शित होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें कि अब चलते हैं त्रिभुज क्या है OMC में, है ना। त्रिभुज OMC कहाँ है इसमें देख लीजिए। त्रिभुज O ये है MC में क्या है, देखिए ये बड़े वाले त्रिभुज में OMC या OCM में जो भी चलते हैं। देखिए ये अल्फा कोण है, ये आई कोण है और ये गामा। गामा यहाँ बहिष कोण। बहिष कोण क्या होता है, त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर हो। तो जानते हैं गामा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस आई। ठीक है, और यहाँ से अगर हम, क्योंकि हमें आई आर क्लियर करना, तो यहाँ से हम अगर आई लेंगे तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। गामा माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक, अब हम त्रिभुज किस में ले लें, ये वाला छोटा है IMC में। ठीक है, त्रिभुज IMC में यहाँ पे हमें R को वो करना है। तो देखिए ये वाला छोटा जो त्रिभुज, ये वाला जो एंगल है ये क्या है, R होगा। ये R है तो ये क्या हो जाएगा, R शीर्षा विमुख कोण वर्टिकल एंगल से, जैसे R है तो क्या हो जाएगा R, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये R ये बीटा, ये भी इसका योग भी किसके बराबर होगा, गामा के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे गामा बराबर बीटा प्लस स्मॉल r। यहाँ से r अगर हम क्लियर करेंगे तो हो जाएगा गामा माइनस बीटा। r बराबर देखिए आई आर को हमें, क्योंकि हमें स्नेल का रूल फॉलो करना है, तो हमें i और r एक माइंड में दिमाग में रहे कि दो त्रिभुज लेंगे जिसमें हम i और r को क्लियर करेंगे। तो हमें पता हो गया कि i बराबर गामा माइनस अल्फा और r बराबर गामा माइनस बीटा हो गया। अब स्नेल के नियम से, अब स्नेल का नियम लगा देंगे यहाँ पे। अब स्नेल का क्या करेंगे, नियम लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं पे लिख देते हैं। तो स्नेल के नियम से देखिए विरल से हम कहाँ जा रहे हैं, सघन में। तो सघन का अपवर्तनांक ऊपर होता है और विरल का नीचे होता है, और ये होता है साइन आई अपान साइन आर। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा n1 साइन आई n2 साइन आर। यहाँ पे n1 साइन आई और n2 साइन आर। अब यहाँ पे एजम्पशन लगाने की जरूरत है। अभी हम n1 को हटाएंगे नहीं, n1 को बाद में हटाएंगे, क्योंकि ये कोई और भी माध्यम हो सकता है ना। हम तो एज्यूम करेंगे जैसे वायु है तो n1 है, बाद में वायु के लिए एक होता है, तो एक हटा के दोनों क्लियर करेंगे। ठीक, अब एजम्पशन यहाँ होगा कि यदि पॉइंट यम पी के निकट हो या गोलीय अवतल पृष्ठ का व्यास छोटा हो, या लिख देंगे उपाक्षी किरणों के लिए। उपाक्षी किरणें जो होती हैं जो पास में होके जाती हैं। तो देखिए जैसे कि जब उपाक्षी किरणें, कहने का मतलब अगर पृष्ठ बहुत छोटा होगा
यानी उपाक्षी किरणें का मतलब है कि ये एकदम पास सटी हुई जाएंगी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए सी है, ये अविलंब है। देखिए ये कोण छोटा हो गया और ये अविलंब है, ये और ये भी छोटा हो गया। ठीक है, अल्फा बीटा कहने का मतलब है कि उपाक्षी किरणों के लिए या इसका व्यास छोटा हो या एम पी के निकट होगा तो अल्फा बीटा गामा आई या सब छोटे कोण होंगे, मतलब बहुत छोटे, जिनको हम रेडियन में ले सकते हैं। और रे, हाँ एक चीज देखिए कि प्रतिबिंब बनाने के लिए दो रेस की जरूरत होती है ना, भूल गए सॉरी। देखिए एक रेज ये होगी और ये रेज जाती है तो सीधे निकल जाती है, विचलित नहीं होती है। देखिए एक रेज ये है और एक रेज हम पीछे बढ़ाएंगे तो दोनों यहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे। इसके बाद क्या है, हमने स्नेल का नियम फॉलो जरूर करेंगे। तो यहाँ पे ये चीजें आई जो कि हमने पीछे लिखा हुआ भी था, हमने जब इसको शुरुआत किया था पढ़ाने के लिए। अब चलिए, अब यहाँ एजम्पशन लगाएंगे, यहाँ मानेंगे कि क्या कंडीशन है। तो इसे मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसान है। चलिए, बस इसे पढ़िए, लेकिन समझ के पढ़िए। जब आप इसको माइंड में बैठा लेंगे कि हो क्या रहा है, तो आप अपने से भी लिख सकते हैं कि क्या क्या करना है। यानी पहले दो त्रिभुज का सिलेक्शन करना, वहां से आई और आर को क्लियर करना है, इसके बाद स्नेल का रूल लगा देगा। ठीक है, अब एजुम्पशन लगाएंगे। यहाँ पे तीन चीज लिख सकते हैं। देखिए, एक, यदि यम बिंदु पी के निकट हो, या उस बात को हम कह सकते हैं कि यदि अवतल पृष्ठ गोलीय अवतल पृष्ठ का द्वारक छोटा हो, या हम लिख सकते हैं उपाक्षी किरणों के लिए। तो हम लिखेंगे यदि बिंदु यम पी के निकट हो, ठीक है, ये या लिख सकते हैं, या इसी बात को ये भी लिख सकते हैं, अथवा दोनों अलग अलग चीजें हैं, अथवा दूसरी तरह से भी, अथवा क्या लिख सकते हैं, अथवा अवतल पृष्ठ का व्यास छोटा हो, अवतल पृष्ठ का व्यास छोटा हो, या इसको लिख सकते हैं कि उपाक्षीय किरणों के लिए। यह जंक्शन है, शुरू में हमने बताया था। ठीक है, इसे मान के चलेंगे क्योंकि उसके लिए ये फार्मूला ट्रू है, बाकी के लिए नहीं है। जैसा कि हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकल दूरी के लिए भी ये इस्तेमाल किया था। ठीक, तो छोटा हो तो क्या होगा यहाँ पे, है ना, आई और आर छोटे कोण होंगे, यानी कि रेडियन में होंगे। तो आई व आर छोटे होंगे, छोटे कोण होंगे। और एक चीज और है यहाँ पे, देखिए समझा दें कि अगर इस पे हमने एक लंब डाला होता तो ये पॉइंट टी पे पड़ता। अगर हम यम को इसके करीब ले आते, यहाँ ले आते, जैसे जैसे हमने यम यहाँ ले लिया, अब यम यहाँ से डाली, देखिए करीब हो गया, और छोटा ले लिया इस पे। तो कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है, आप ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है एम पी, ये मुख्य अक्ष पे लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो आप टेन थीटा भी लगा सकते हैं, टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा, लंब बटे आधार। या देखिए जब हम यम पी के निकट लाएंगे तो ये जो रेखाएं होंगी ओ एम आई एम, है ना, ट्रायंगल में लेंगे, मतलब देखिए तो ओ एम ओ पी के बराबर आ जाएगी, या हम देखेंगे आई एम आई पी के बराबर हो जाएगी, या सी एम सी पी के बराबर हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ से तो ये बड़ा लग रहा है ओ पी किससे, ओ एम से, लेकिन ये इसके निकट हो जाए तो ओ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी। ठीक है ना, तो हम वहां पे वो वाला
लगा देंगे, क्या नाम है, या यहाँ पे लंब खींच देंगे तब भी हम छोटे कोण ले लेंगे तो भी यहाँ पे जो यन होगा ये पी के निकट हो जाएगा, है ना। तो जहाँ हम यम यन को क्या लिख सकते हैं, एम यन को एम पी लिख सकते हैं, ऐसा हमने पीछे बताया हुआ। तो हम चलिए यहाँ पे वो वाला फार्मूला लगा दें, कोण बराबर 4/त्रिज्या। तो जब आई और आर छोटे कोण होंगे तो साइन आई को आई और साइन आर को आर लिखा जा सकता है। तो यहाँ से N1 इंटू आई हो जाएगा, N2 इंटू आर हो जाएगा, ठीक। N1 आई हो जाएगा, N2 आर हो जाएगा वहां से। अब यहाँ क्या करिए कि आई आर का मान रख दीजिए। तो देखिए आई की जो वैल्यू आई थी, आई का जो मान था वो गामा माइनस अल्फा आया था। तो यहाँ N1 गामा माइनस अल्फा, इधर रखे N2, और आर की वैल्यू आई थी गामा माइनस बीटा। क्या आए थे, गामा माइनस बीटा। इसे मान लीजिए समीकरण 1, ये चीज आया था। अब देखिए यम पी के निकट होगा अथवा अपवर्तक पृष्ठ का व्यास छोटा हो या उपाक्षिक किरणों के लिए तो अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे, इनको भी रेडियन में लिखा जा सकता है ना। तो अभी हम वो चीजें कोण बराबर 4 वाले त्रिज्या में tan अल्फा लगाओ, मतलब बुक में तो tan अल्फा दिया है, ये एम पी जो है इस पे लंब हो जाएगा जैसा हमने दर्पण में बताया है। तो अब चलेंगे हम वृत्तीय खंड की बात करेंगे। तो अब क्या है, अब इसी केस में हम क्या करेंगे, इसी केस में जब ये यम पी के निकट होगा, अपवर्तक पृष्ठ का व्यास छोटा होगा यानी उपाक्षी करने के लिए होगा, तो उस केस में तथा और क्या हो जाएगा, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी ये चीज कि इस केस में क्या हो जाएगा, ओएम जो है वो ओपी के बराबर हो जाएगा, आईएम जो है वो आईपी के बराबर हो जाएगा, और सीएम जो है सीपी के बराबर हो जाएगा। तो एक वृत्तीय खंड बन जाएगा ऐसे ऐसे, जिसकी रेडियस ये हो जाएगी ना, ये बराबर हो जाएगा। तो वृत्तीय खंड क्या है, वृत्तीय खंड क्या है, ओपीएम, यही ना वृत्तीय खंड ओपीएम के लिए ओ बिंदु पर। तो अब लिखेंगे, अब जान रहे हैं ना कि यहाँ पे यही ये भी चीज यही लिख देते हैं, ठीक है। आई आर है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, आई आर व अल्फा बीटा गामा छोटे कोण होंगे। तीनों अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे, और इसीलिए ओ एम बराबर ओपी हो जाएगा, आई एम बराबर आई पी हो जाएगा, और सी एम बराबर सी पी हो जाएगा ना। क्योंकि अगर यहाँ पर हम जो लंब लेंगे ये पॉइंट इस पे आ जाएगा, तो जब ये पॉइंट इस पे आ जाएगा तो ये वाली दूरी इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्तीय खंड ओपीएम या ओएमपी के लिए, है ना, वृत्तीय खंड ओएमपी के लिए ओ बिंदु पर, ओ बिंदु पर क्या लेंगे, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या से एक सूत्र लगाएंगे, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या से, ठीक, कोण गुणे त्रिज्या से। तो यहाँ पे या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये भी लिख सकते हैं। ओ बिंदु पर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से।
तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, चाप क्या हो जाएगा यहाँ पे एमपी, पीएम या एमपी, पीएम, और त्रिज्या क्या हो जाएगी ओएम या ओपी, ओएम या ओपी दोनों बराबर है ना। तो ओपी यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ओएम बराबर ओपी। ठीक, अब देखिए एक चीज अब यहीं पे बता दें, किताब में क्या दिया, हम दोनों के लिए आप स्वतंत्र हैं, है ना। अगर हम यहीं पे लंब डालते एन, तो हम लेते tan अल्फा लंब बटे यानी एम बटे आधार ओ एन लेते। तो चूंकि अब यहाँ पे उसकी कंडीशन लगाते कि एम पी के निकट है तो एन पी पे आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा एन पी पे आ जाएगा, तो ओ एन बराबर हो जाएगा क्या एम पी एम एन एम पी पे हो जाएगा, और ओ एन को ओ पी लिखते है ना, और अल्फा tan अल्फा को अल्फा लिखते, तो वही बतिया तब भी आती एम पी बटे ओ पी, क्योंकि जब अल्फा बीटा छोटे कोण है तो tan अल्फा को अल्फा है ना, और साइन आई को आई, कास अगर होता तो कास थीटा को 1 लिखते, ऐसा हम लोग पीछे पढ़ा चुके हैं, बता भी चुके हैं, ठीक है। तो भी एजुम्सन करना पड़ता, फिर एम एन को हम एम पी लिखते है ना, एम एन को एम पी लिखते, ओ एन को ओ पी लिखते, ठीक, ऐसा करना पड़ता, ठीक है। तो हम जो है वो tan की जगह हमने वो वृत्तीखंड वाला कोण गुणे चाप बटे त्रिज्या लगा दिया, कोण गुणे चाप बटे त्रिज्या वाला फार्मूला लगा दिया, ठीक है। या आप इसको एम पी ना लिख के एम एन ही लिखते जाते, लेकिन है ओ एन को आधार को आप ओ पी लिखते, बाद में एम एन कट जाता, अगर हम इसको एच अगर इसको हम किताब में एच माना तो एच कैंसिल हो जाता तीनों के लिए, ठीक है। तो हमने इसको वो ना लिख के ये वाला टीम लगा दिया, हमने कहा आप स्वतंत्र हो, दोनों के लिए कर सकते, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, तो अल्फा बराबर पी एम बटे ओपी, क्योंकि ओ एम बराबर ओपी है, यहाँ से ओ एम बराबर ओपी हो जाएगा। तो हम दोनों बराबर हैं, चाहे जो लिखें तो ओपी लिखेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो जो चाहे लिखें। तो उसी तरह से बीटा के लिए भी लिख सकते हैं, है ना। आई बिंदु पर बीटा बराबर क्या होता है चाप एम पी, अगर वही हम यहाँ पे लंब लेते तो एच लिखते हैं ना, लेकिन ये वाली पॉइंटवा को यहाँ लिखते हैं, एन नहीं लिखते, क्योंकि ये जब छोटा होता है तो यहाँ वाला पॉइंट इस पे पड़ता, तो एम पी बटे आई पी है ना, क्योंकि आई एम बटे आई पी, क्योंकि आई एम बराबर आई पी, ये लिखे न लिखे हो जा सकता है। और सी बिंदु पर गामा बराबर क्या हो जाता एम पी बटे सी पी, ठीक, अल्फा बीटा गामा एजम्पशन के हिसाब से ऐसा हो गया, ठीक। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो है जो अभी हमने लिखा है ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, अभी समीकरण 1 में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। समीकरण में ये मान रखने पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। तो आप चलिए तो अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, चलिए क्या था समीकरण 1 आपका, यहाँ पे था N1 गामा माइनस अल्फा, तो गामा क्या है
एम पी बटे सी पी माइनस एल्फा क्या है, एल्फा है एम पी बटे ओ पी। इधर है N2, इधर N2 था, यही ना। गामा माइनस बीटा था इधर, तो गामा की वैल्यू एम पी सी पी और बीटा की वैल्यू आए एम पी आई पी, एम पी बटे आई पी। ठीक है, बाद में इसको हम लोग चिन्ह के साथ रखेंगे, है ना, चिन्ह के साथ रखेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। सारी चीज़ें को हम किसके साथ रखेंगे, चिन्ह के साथ रखेंगे। अब देखिए एम पी तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो उसको हटा दीजिए। चलिए N1 1 बटे सी पी, सी पी क्या है, माइनस आर है, ये रख दिया। देखिए एम पी तो देखिए कॉमन लेके काट दीजिए यहाँ से, ठीक। ओपी, ओपी क्या है, वस्तु की दूरी है, तो ये हो जाएगा 1 बटे माइनस यू, ठीक। अब N2 सी पी 1 बटे सी पी, ये भी सी पी है यानी माइनस आर, 1 बटे आई पी यानी माइनस वी। चलिए अब ये लिख सकते हैं N1, ये जो है प्लस हो जाएगा ना, माइनस में इसको प्लस कर देगा, इसको 1 बटे यू माइनस 1 बटे आर यहाँ पे लिख दीजिए या गुणा कर दीजिए अंदर इसको। N1 बराबर, ये भी प्लस हो जाएगा तो बाहर लिख देते हैं N2 बटे वी और अंदर ये माइनस हो जाएगा N2 बटे आर, ठीक। अब आर आर एक तरफ कर लेते हैं, ये इस साइड ले आएंगे, इस साइड, है ना, तो या इसको इस साइड ले आते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं N2 बटे वी माइनस N1 बटे यू, इसको इस साइड ले आए, इसको उधर ले जाएंगे तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो N2 बटे आर और माइनस N1 बटे आर, तो ये रहने दीजिए N2 बटे वी N1 बटे यू और N2 कॉमन ले, आर कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं N2 माइनस N1 बटे आर। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा ये, ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। अगर ये y के लिए N1 का मान 1 होता है, अगर यहाँ पे हम देखें y के लिए N1 बराबर क्या होता है, 1, तो N1 की जगह 1 रख देंगे, तब N2 बराबर n लेने पर कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा, तो हो जाएगा n बटे वी 1 माइनस यू और ये हो जाएगा n माइनस 1 आर, ये भी लिखा जाता है, ठीक। अभी तो इसमें दो चीज कांस्टेंट है, n और r कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि v की वैल्यू u पे निर्भर करेगी, v की वैल्यू किस पे निर्भर करेगी, u पे निर्भर करेगी। सूत्र में देखिए n फिक्स, ये फिक्स है, r फिक्स, यानी कि u भी डिपेंड करेगा u, यानी कि o से चलने वाली सारी किरणें अपवर्तन के बाद I से आती हुई प्रतीत होंगी। कहाँ से आती हुई जाएंगी, I से, जितनी भी रेज जाएंगी I पे आकर के I से जाती हुई प्रतीत होंगी, या जहां इधर मिलेंगी रियल ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब बनाएगा तो वहां जाके एक जगह कन्वर्ज होंगे, ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। यानी कि वो अवतल पृष्ठ पे जाने वाली सभी किरणें अपवर्तन के बाद I पर मिलेंगी या I से आती हुई प्रतीत होंगी, क्योंकि U डिपेंड ओनली V डिपेंड ओनली U, क्योंकि n r यहाँ पे कांस्टेंट है, फिक्स, ठीक है, क्या है,
फिक्स है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे सिंपल देखिए, एमपी कॉमन था, हमने ले लिया। फिर बाकी सीपी ओपी ये सारे चीज को हमने चिन्ह के साथ रखा। और इस फार्मूले में जो ड्राइव हुआ, इसमें भी जब हम सवाल लगाएंगे तो यू बी आर को भी चिन्ह के साथ लेंगे, ठीक है ना। अभी आगे उस चीज के बारे में बात की जाएगी। जब हम सवाल लगाएंगे तो वहां पे उस चीज को डिस्कस करेंगे कि फार्मूला जब हम डिराइव करेंगे तो क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। चिन्ह के साथ लेना है कि नहीं लेना है। तो जब फार्मूला लगाने वाली बात आएगी तो वहां पे हम लोग इस बात को देखेंगे, ठीक ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं उसका उत्तल पृष्ठ के लिए। ये था अवतल पृष्ठ के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए तो इसमें एक चीज और है कि देखिए ये अवतल पृष्ठ के लिए आर सदैव ऋणात्मक होगा और वस्तु तो ऑलवेज ऋणात्मक होगी। तो इसका मतलब आर ऋण है और वस्तु यू भी ऑलवेज ऋण है। तो दो यू आर ऋणात्मक होने के लिए बी का मान भी ऋण होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इससे हमेशा प्रतिबिंब जो भी बनेगा वो पहले ही माध्यम में बनेगा, ठीक है। आर ऋण है, यू ऑलवेज ऋण है। तो इसलिए यू आर के ऋणात्मक होने के लिए, है ना, यू ऋणात्मक के लिए यानी वास्तविक वस्तु के लिए यू सदैव ऋणात्मक होगा, क्योंकि आर भी ऋणात्मक है। ये ऋण है, ये भी ऋण है, इसे भी ऋण होना पड़ेगा। तो इसीलिए इस पे रखी वस्तु का सदैव जो प्रतिबिंब बनेगा वो पहले ही माध्यम बनेगा, ताकि v का मान हमेशा ऋणात्मक बना रहे, ठीक। ये भी चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक। चलिए आप चलते हैं दूसरे। यही सेम फार्मूला उससे भी आएगा, आपको कुछ अंदाजा लग गया होगा तो आप उसे डायरेक्ट करते हैं। चलिए, ज्यादा समझाने वाली बात नहीं, उसे चाहे आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप चीज को, जैसे कि R है नेगेटिव, U नेगेटिव, इसलिए B भी नेगेटिव होगा, है ना। इसलिए प्रतिबिंब जो है सदैव पहले माध्यम में ही बनेगा, पहले माध्यम में ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे R और N निश्चित है, इसलिए U जो है, V जो है, V U पर निर्भर करेगा। केवल किस पे निर्भर करेगा? U पर निर्भर करेगा, ठीक। तो ये सारी चीजें इसमें हैं जिसको आपने देखा। ठीक, अब चलते हैं इसके दूसरे वाले। और उत्तल पृष्ठ होगा तो क्या होगा? फार्मूला सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हेडिंग रहेगी हमारी कि गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, है ना। हेडिंग रहेगी गोली उत्तल अपवर्तक पृष्ठ पर, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। इसमें से कोई डेरिवेशन के लिए पूछता है, ठीक है। तो इसमें भी वही, आपको मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, है ना। जैसे इसमें भी मानेंगे, हम जो है पहले लिख देते हैं
या फिगर बना देते हैं, आप अपने से लिखिएगा। ठीक, एक चीज छोड़ देते हैं कि हम फिगर बना देते हैं, आप लिखने वाला काम स्वयं करेंगे। जैसे एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है, इधर कांच है, ये ए पी इसका क्या है, ध्रुव है, बी है, और इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे सी है। ठीक है, और इसका जो अक्ष है सी पी से होकर जाएगा, ये अक्ष है। ठीक, जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो प्लस आर है। ठीक है, क्योंकि इधर नापी गई दूरी है। अब इस पे एक बिंदुवत वस्तु हम ओ रखते हैं। देखिए, एक उत्तल एपीबी एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है जिसका अपवर्तनांक हम n2 मान लेते हैं, और ये पहला माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n1 है, एयर है इसका अपवर्तनांक, एयर या कुछ भी और भी ले सकते हैं, n1 है। पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है, जैसे चलिए पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम है, ये कांच है तो इसका n1 है। ठीक, तो आप इतना लिखेंगे कि माना एपीबी एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है जिसका वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र सी है, और इसका अक्ष पीसी से होकर जाएगा ना। पी क्या है, इसका ध्रुव, इसका ध्रुव क्या है। अब इसके अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु ओ लेंगे, ओ से चलने वाली रेस को दिखाएंगे कि ये अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु एम पर आपतित होती है। ठीक, अब देखिए, हाँ, इसके पहले क्या है, इस पे एक अभिलंब डालेंगे। अभिलंब क्या है, एम बिंदु पर अभिलंब जो है वो सी से होकर जाएगा। यहाँ पे एक अभिलंब है, सी एन डाल लीजिए या सी एम कह लीजिए। तो कहाँ से होकर जाएगा, एम से होकर जाएगा, एम बिंदु पर लंब होगा ना। अब देखिए, यहाँ पे आने के बाद मीडियम चेंज हो रहा है, तो देखिए ये वाली रेस और इसके साथ जो कोण बन रहा है वो क्या है, आई, वो कोण क्या है, आई है। अब जैसे ये मीडियम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो थोड़ा सा ये रेस जो है, ये रेस थोड़ा सा झुक जाती है अभिलंब की ओर, है ना। ऐसे जा तो रही थी रियलिटी में इधर, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ठीक, थोड़ा सा अपने सुविधा के लिए हल्का सा मोड़ते हैं, है ना, बेंड हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, तो अभिलंब और इसके साथ बना हुआ कोण क्या है, लेकिन हम इस डायरेक्शन में पीछे बढ़ाएंगे तो वो लगेगा कि आई से आती हुई प्रतीत होती है। हालांकि इसका हम फिगर इसको मोड़ करके अभिलंब, ये हमारा अभिलंब की तरफ झुक जाती है, तो अब इसको हम यहाँ पे भी बना सकते हैं इसका प्रतिबिंब। तो देखिए, ये अभिलंब की ओर झुकी चली गई इधर कहीं, लेकिन अगर वहां से कहीं देखेंगे तो इसका आभासी प्रतिबिंब आई पर बनता है। ठीक है, कहाँ पे बनता है, आई पर। और ये आर हो गया, ये आई हो गया। ठीक, तो इतना लिखेंगे कि आई आपतन कोण है, आर इसका क्या है, अपवर्तन कोण है, सी एन एम बिंदु पर अभिलंब है। ठीक है, और ये सारी चीजें लिख दी। अब क्या करेंगे कि मुख अक्ष पर बिंदु आई ओ सी जो है मुख अक्ष के साथ क्या कोण बनाती है, इसे अल्फा लेते हैं, प्रतिबिंब वाले को बीटा लेते हैं, और इसको हम क्या लेते हैं, गामा लेते हैं। ऐसा लेते हैं, ऐसा लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से इस P से वस्तु की दूरी को आप U मानते हैं, और यहाँ से इसकी दूरी को आप V मानते हैं, है ना। और ये वक्रता त्रिज्या R हमने पहले ही से ले रखा है, बाकी इसको चिन्ह के साथ लिखेंगे। OIC बिंदुओं पर जो बने कोण है उसको हमने कह दिया अल्फा बीटा गामा है, और P जो है वो ध्रुव है ना। अब क्या है, अब चलिए, अब यहाँ पे हम स्नेल का डायरेक्ट
सीधे नियम आई और आर पहले निकाल लेते हैं, फिर स्नेल का नियम लगाएंगे, फिर एजम्पशन लगाएंगे कि यम इसके निकट होगा या इसका द्वारक छोटा होगा या उपाक्षिक किरणों के लिए, तो हम कहेंगे आई आर अल्फा बीटा गामा सभी छोटे होंगे, यानी उन्हें रेडियन में नापना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं, पहले आई और आर क्लियर कर लेंगे, तभी तो स्नेल का नियम लगाएंगे n2/n1 साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं ट्रायंगल आई, किसी में ले लीजिए, हमें आई कहाँ से मिलेगा। देखिए आई जो है ये वाला कोण है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो अभिलंब आपतित किरण के बीच का कोण है। तो देखिए इस अगर ट्रायंगल में लेंगे ओ एम सी की बात करें तो अल्फा और गामा आई के बराबर होगा। तो ट्रायंगल अगर ओ एम सी की बात करें में अगर देखें तो आई इक्वल टू ऑलरेडी अल्फा प्लस गामा हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा ओ एम सी की बात करें, ये बहिष्कोण है। आई क्या है, बहिष्कोण जानते हैं, किसी ट्रायंगल का बहिष्कोण जो होता है उसके अंतर कोण के योग के बराबर होता है। अब चलिए बात करते हैं ट्रायंगल आई एम सी में, ये इसकी बात कर लेते हैं ट्रायंगल आई एम सी में। तो देखिए आई एम सी में है ना, ये वाली में, तो बीटा और गामा को जोड़ें तो आर के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब आर बराबर हो जाएगा गामा प्लस बीटा। सही है, गामा प्लस बीटा। अब हम यहाँ स्नेल के नियम से लगाएंगे। अब क्या कहेंगे, स्नेल के नियम से। ठीक है, n2 n1 साइन आई साइन आर, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, n1 साइन आई n2 साइन आर। अब यहाँ पे हम एजम्पशन लगाएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अभी ले लीजिएगा। यहाँ पे यदि बिंदु एम पी के निकट हो, मतलब उपाक्षिक किरणों के लिए, यदि बिंदु एम पी के निकट हो, कोष्ठ में लिख लीजिए उपाक्षीय किरणों के लिए, उपाक्षिक किरणों के लिए क्या हो जाएगा, आई आर व अल्फा बीटा गामा सभी कोण छोटे होंगे, सभी कोण क्या होंगे, छोटे होंगे। यानी इसको रेडियन में जब नापेंगे तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा थीटा के बराबर होता है और कॉस थीटा 1 होता है। ठीक है, कॉस थीटा 1 होता है। तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम इस सारी चीज को मिटाएंगे, फिगर रहेगा क्योंकि इसी के सहारे हम आगे का रिजल्ट निकालेंगे। ठीक, चलिए ये वाला पोर्शन थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं, आपने एक बार फिगर ले ही लिया है। तो क्या लिखा जाएगा, साइन आई इक्वल टू आई साइन आर इक्वल टू आर। तो यहाँ पे हो जाएगा n1 आई था ना इधर और n2 आर। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे आई की, आई जो था वो क्या था, गामा प्लस अल्फा और आर था गामा प्लस बीटा, वहां माइनस था यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे रहेगी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखने के लिए। अब चलिए हमने ये मान लिया है कि पी एम के निकट है, यानी उपाक्षिक किरणों के लिए अल्फा बीटा गामा भी छोटे कोण होंगे। तो आप यहाँ पे टेन अल्फा को अल्फा, टेन बीटा को बीटा, टेन गामा को गामा लिख सकते हैं। तो इन किताबों में क्या किया होगा कि यहाँ पे लंब डाल दिया होगा, तो आपने टेन अल्फा इसे एच मान लिया होगा, एच बटे ओ पी। देखिए ये वाली चीज जब ये यम करीब आएगा तो ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी। ठीक है, हमने पहले ही बता दिया।
कि ये जो लंब होता है ये इस पे चलेगा तो ये वाली चीज़ इसके बराबर हो जाती है। तो हम tan अल्फा नहीं, कोण बराबर 4 त्रिज्या का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। तो ये वृत्ति खंड वाली बात लेंगे यहाँ पे, है ना। कोण बराबर 4 त्रिज्या से तो वृत्ति खंड हम वृत्ति खंड PM ले सकते हैं, गामा के लिए, अल्फा के लिए और बीटा के लिए। या हम चलिए इसको दूसरे मेथड से कर देते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक तो कोण बराबर 4 त्रिज्या से किए और ये कैसे कर रहे हैं। देखिए किताबों में क्या रखा है, फिर से यहाँ पे वो लंब डाला हुआ है और इसे h माना है, फिर वो लगाया है tan अल्फा, ऐसे लगाएगा tan अल्फा बराबर लगाएगा h बटे यहाँ पे हम मान लेते हैं ये mn, ठीक। तो लिखेगा लंब बटे आधार। तो अल्फा चूंकि छोटा कोण है तो tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, ये h रहेगा, और जब ये छोटा होगा तो n p पे चला आएगा तो o p लिख सकते हैं, चूंकि ON इक्वल टू लगभग OP। मतलब यही कंडीशन। अगर हम क्या ले रहे हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो ये चाप हो जाएगा, कोण बराबर ये चाप जिसको हम MP लिखेंगे और त्रिज्या क्या लिखेंगे OP, क्योंकि उस कंडीशन में OM OP के बराबर होगा। ठीक, तो ये फर्क है ना, क्योंकि अल्फा छोटे कोण है। या आप यहाँ डायरेक्ट यही लिख सकते हैं, अल्फा भी छोटा कोण है तो tan अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। कोई फर्क नहीं, बशर्ते वहां कोण बराबर 4 त्रिज्या वही चीज आएगी, क्योंकि MN MP के बराबर होता है उस कंडीशन में, है ना। तो आप लगा सकते हैं वही। अब जैसे हम यहाँ बीटा लेंगे तो tan बीटा, तो बीटा के लिए क्या लिखेंगे, वो HA बराबर लिखेंगे, है ना। और बीटा के लिए हम IN लिखेंगे, लेकिन IN की जगह हम क्या लिखेंगे IP, यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि IN बटे IP अरे बराबर है लगभग इसके। उसी तरह से गामा बराबर tan गामा हो जाएगा, है ना। H बटे लंब बटे आधार को हम NC को हम PC लिखेंगे, यानी कि PC लगभग NC के बराबर है। ठीक, और वहां पे हम क्या लिखते, कोण बराबर 4 त्रिज्या MP बटे OP, MP बटे IP, MP बटे PC, बाद में भी वही चीज आएगा, है ना। तो कोई फर्क नहीं, आप जैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते कोण बराबर 4 त्रिज्या, तो चाप MP होता और त्रिज्या OP होता। tan बीटा बराबर कोण MP बटे IP होता। tan गामा, गामा हमने ये tan लंब बटे आधार हुआ तो चाप वही MP होता, या वो H के बराबर लगभग PC बटे त्रिज्या होता। ठीक, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप जैसे भी इसका लगाएं, है ना, आप कर सकते हैं। बशर्ते जब MP के निकट होगा उपाक्षिक किरणों के लिए तो PM H के ही बराबर होगा और N P पे आ जाएगा, तो जो ON होगा वो लगभग OP के बराबर होगा, जैसा हमने यहाँ किया हुआ है। ठीक, और यहाँ हमने tan अल्फा को अल्फा, tan बीटा को बीटा, tan गामा गामा क्यों लिया, क्योंकि अल्फा बीटा गामा जब छोटे कोण होते हैं तो tan अल्फा को अल्फा, tan बीटा को बीटा और tan गामा को गामा लिखा जा सकता है। ठीक, तो हमारे हिसाब से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसमें ये वाला लगा दिया। या आप कोण बराबर 4 त्रिज्या से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। इसीलिए हमने बता दिया कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ये एज्यूम्पशन ले रहे हैं, क्योंकि ये जो फार्मूला डेरिवेशन है वो छोटे अपवर्तक पृष्ठ के लिए जिसका व्यास छोटा हो, है ना, या रेज इससे सटी हुई जा रहा हो, जिसको पाक्षी पैराक्सियल रेज कहते हैं, उस केस में अल्फा बीटा गामा IR सब छोटे हो। जब उन्हें हम रेडियन में लेते हैं तो sin I को I, sin R को R, tan अल्फा को अल्फा, बीटा को बीटा और tan गामा को गामा लिख सकते हैं।
तो हमने यही लिखा। और एक कंडीशन ये भी होता है, जो MP होता है वो MN या H आपस में बराबर हो जाते हैं। ये वाला पॉइंट उस केस में P के करीब आ जाता है तो ON को OP लिखा जा सकता है, IN को IP लिखा जा सकता है, NC को NP लिखा जा सकता है। अब सारे मान समीकरण इसको एक ले लेते हैं, उसमें रख देते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो है, अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए N1 गामा की वैल्यू क्या है भैया, H/PC। अभी हम चिन्ह के साथ रखेंगे, अभी ऐसे रख रहे हैं, प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है, H/OP, ठीक। यहाँ पे N2 H/OP प्लस H/IP। अब चिन्ह के साथ रखिए सारे मान को, N1 H तो काट दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 1/PC प्लस R है, OP माइनस U है, 1/-U। इधर आइए N2 1/OP, यही ना, क्या था इसमें दूसरे वाले में, गामा प्लस बीटा था, बीटा IP, गामा क्या था PC, IP था, OP नहीं था, PC रहेगा ना, तो प्लस R हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस V हो जाएगा, ठीक। ये चीजें आएगी इसमें, चिन्ह के साथ हमने रखा, तो ये प्लस था, यहाँ माइनस V रखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, -B। अब सबको एक जगह ले लीजिए, R को एक जगह, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं N से गुणा कर दें आपस में, तो N1/R माइनस N1/U, उधर हो जाएगा N2/R माइनस N2/V, ऐसा आएगा कुछ। अब इसको इस साइड ले आए और उसको इस साइड ले आए, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा N2/V माइनस N1/U, और इधर अगर हम R कॉमन ले लें तो N2 माइनस N1, देखिए वही रिजल्ट आया, इसके लिए भी वही क्या आया, रिजल्ट आया। अगर मान लीजिए वायु है, पहला माध्यम वायु है, वायु के लिए N1 अगर वायु है तो जिसको 1 मानते हैं, और N2 को अगर N ले लें तो ये बन जाएगा N/V 1 - U N-1 × R, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। तो बिल्कुल पहले ही जैसा रिजल्ट आया, N2/N1 को N लिखा जा सकता है अगर N1 1 हो तो, ठीक है। तो आपको मैंने दोनों समझा दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप जो उचित लगे, कोड बराबर 4/3 से, या tan बीटा अल्फा लगाना है, आप उसको लगा करके इसको बढ़िया से कर सकते हैं। रीज़न क्या है पहले ये लिखेंगे, देखिए APB एक अपवर्तक पृष्ठ है, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ, जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, वक्रता त्रिज्या R है, इतना लिखेंगे। फिर C से M पर अभिलंब CN है, क्योंकि जो C से पास करेगी वो पृष्ठ पर लंब होती है, ठीक। बिंदुवत वस्तु, इसके अक्ष पर स्थित बिंदुवत वस्तु चलने वाली प्रकाश किरणें M पर आपतित होती है, अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुकती हुई निकल जाती है, जिसे पीछे बढ़ाने पर वो I से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए O का आभासी प्रतिबिंब बिंदु I पर बन जाता है, ठीक। और M से चाहे तो आप यहाँ पे लंब डाल सकते हैं, अगर हमें tan अल्फा बीटा से करना है तो, अगर नहीं करना है तो ये डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
CN। बिंदु I, O और C पर अक्ष के साथ बने कोण अल्फा। देखिए O पर अल्फा बनाना, I पर बीटा और C पे गामा बनाना। याद रखना अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा है। अब स्नेल का रूल लगाएंगे तो N2/N1 है ना बराबर साइन I बटे साइन R N1। फिर वहां पे हम एजम्पशन लगाएंगे कि यदि m P के निकट हो या इस पाक्षिक किरणों के लिए या इसका व्यास छोटा हो तो I R अल्फा बीटा गामा सभी छोटे होंगे। और क्या क्या होगा, n जो है P पे पड़ेगा, यानी कि Mn MP के बराबर होगा, उसको हम H ही मान सकते हैं, या MP कहें या Mn कहें। और एक चीज क्या होगा कि जब n P पे आ जाएगा तो ON OP के बराबर, IN IP के बराबर और NC PC के बराबर। तो पहले हम जब आई आर छोटे होंगे तो साइन I को I R को R तो ये लिख देंगे। हाँ एक चीज और है कि एजम्पशन स्नेल नियम के पहले जो माइंड में क्या आना चाहिए कि हमें R और I को निकालना है। देखिए सब लिखने के बाद दूसरा माइंड अपना कहाँ लगाएंगे, I और R निकालने। तो अब यहाँ से I देख लीजिए क्या होगा, तो त्रिभुज लेंगे ये वाला बड़ा वाला में गामा और बीटा जो है जोड़ने पे I मिलेगा बहिष्कोण। फिर R पे दिमाग लगाएंगे कि R कैसे मिलेगा, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे OMC में R जो है अल्फा और गामा का बहिष्कोण है ना। पूरा डिस्क्रिप्शन करने के बाद जो दिमाग आएगा वो इस पे आएगा कि हम I और R कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब I और R आप पकड़ लेंगे तब स्नेल के नियम पे आएंगे। जब स्नेल के नियम पे आएंगे फिर आप एजम्पशन लगाएंगे। तो साइन I को I R को R लिखेंगे, इतना बनेंगे। अब अल्फा बीटा गामा पे आएंगे। तो चूंकि जब वो द्वारक छोटा है या P के निकट है तो अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे, तो इसलिए tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं लंब बटे आधार, tan बीटा को बीटा लिख सकते हैं लंब बटे आधार, tan गामा गामा लिख सकते हैं लंब बटे आधार। और यहाँ कौन किसके निकट होगा वो चीज कर सकते हैं। और ये H बटे OP IP PC के ये इसके बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे हम चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या भी लिख सकते हैं। तो वृत्तीय खंड इसके लिए, फिर वृत्तीय खंड इसके लिए, फिर वृत्तीय खंड इसके लिए, है ना। जैसे हम सब में लिए तो पीछे वाले में लिया था शायद, तो हम या तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वृत्तीय खंड लगाइए, वृत्तीय खंड MP के लिए वृत्तीय खंड, अरे ये OMP के लिए वृत्तीय खंड, PMC के लिए वृत्तीय खंड, IMP के लिए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से भी निकाल सकते हैं, ठीक। फिर अल्फा बीटा गामा की यहाँ वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद फिर चिन्ह के साथ इनकी वैल्यू रख देंगे U V R की, फिर कैलकुलेट कर देंगे और ये आ जाएगा, ठीक। तो अगर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या आपको कठिन लगता है तो आप ये वाला लगाइए tan अल्फा बीटा गामा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक ठीक है। तो ये था कहने का मतलब ये था कि ये गोली उत्तल अवतल अपवर्तक पृष्ठ पे अपवर्तनांक का सूत्र, जिसे परीक्षा में डिराइव करने के लिए पूछ सकता है। बहुत सिंपल, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप इसको समझ के दिमाग में बैठा लेंगे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें लगता है कि आप किताब भी पढ़ेंगे, किताब में दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। चलिए तो ये जो बड़ी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत आसान चैप्टर चल रहा है और इसके न्यूमेरिकल थोड़ा सा मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल फिजिकल चीज़ें चल रही हैं, तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम जरूर थोड़ा मोड़ा आएगी। लेकिन इसके जो सिद्धांत, इसकी जो थ्योरी है बहुत ही आसान है, इसकी जो थ्योरी है बहुत ही आसान है।
अब इसके बाद जो है हम लोग हालांकि वीडियो यहीं पे हम जो है समाप्त करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो लेक्चर में फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।